नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन चौबे पिछले 5 सालों से यूपीएससी की तैयारी करा रहा हूं और मैं आप सबका कानपा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आप सबने अब तक न्यूज़ में पढ़ ही लिया होगा कि रिसेंटली यूएस ट्रेजरी ने इंडिया को अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया है। बट आपको ये नहीं पता होगा कि करेंसी मैनिपुलेशन यूएसए के लिए एक कितना बड़ा मुद्दा है। आप यहां इस रिपोर्ट को देखिए जो कह रही है करेंसी मैनिपुलेशन के कारण यूएस जापान ट्रेड रिलेशन में अमेरिकन को 8,96,600 जॉब्स गंवानी पड़ी है। और ये डाटा सिर्फ अभी जापान के बारे में है। जैसे ही इसमें दूसरी कंट्रीज जुड़ेंगी ये नंबर ऑफ जो जॉब लॉसेस है वो बढ़ता ही चला जाएगा। आपको अपने इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज करेंसी मैनिपुलेशन, हाउ करेंसी मैनिपुलेशन अकर्स बाय डिफरेंट कंट्रीज, क्राइटेरिया ऑफ यूएसए टू डिसाइड which one country is currency manipulator, hypocrisy of USA in deciding currency manipulator, and how can USA punish a currency manipulator country। तो आप सबके लिए ये लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बट उससे पहले आपको जवाब देना होगा एक क्वेश्चन का। मैंग्रीव अलायंस फॉर क्लाइमेट इज क्वाइट इन न्यूज विच इज लॉन्च्ड एट फॉलोइंग प्लेटफॉर्म, एंड आपके ऑप्शन है ए COP27, बी UNSC, सी G20, डी SCO। और आप सब लोग आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में, आप लोगों के सही आंसर को मैं हार्ड दे दूंगा। तो दोस्तों रिसेंटली यूएसए ने सिर्फ इंडिया को ही नहीं बल्कि इटली, मैक्सिको, थाईलैंड एंड वियतनाम को भी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर निकाला है। और ये 7 कंट्रीज आज भी यूएसए की करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में मौजूद हैं, जिनमें चाइना, जापान, कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर और ताइवान शामिल है। अब आपको सबसे जरूरी है ये समझना कि दुनिया करेंसी मैनिपुलेट करती क्यों है। तो करेंसी मैनिपुलेशन के थ्रू दोस्तों कंट्रीज को थोड़ी हेल्प मिलती है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ही हेल्प मिलती है। बट किसी सिचुएशन में ये थोड़ी सी ही हेल्प बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। करेंसी मैनिपुलेशंस के आप ये देखिए, करेंसी मैनिपुलेशंस के थ्रू आप एज अ पॉलिसी मेकर इन्फ्लेशन, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी टारगेट कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक्स अपनी करेंसी को जानबूझ के कमज़ोर करती है और इसके थ्रू अपने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने की कोशिश करती है, अपने इंपोर्ट्स को महंगा कर देती है और इससे अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को ओवरऑल पॉजिटिव यानी सरप्लस रखने की कोशिश करती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसा करने से 30 से 40% तक का ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ सकता है। और दोस्तों इसी कारण ये आता है प्रोटेक्शनिज्म की कैटेगरी में। और दोस्तों आप सबको अच्छे से पता ही होगा कि प्रोटेक्शनिज्म के थ्रू कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करने में कैसे उस कंट्री में मिलियंस ऑफ जॉब्स का लॉस कर सकती है। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को यह समझना होगा कि यूएसए आखिर इसे इतना सीरियसली लेता क्यों है। और इसको रोकने के लिए यूएसए ने 1988 में ही एक कानून बना दिया था और इस कानून का नाम है, आप सबको इसे जानना बहुत जरूरी है, ओमनीबस फॉरेन ट्रेड एंड कॉम्पिटिटिवनेस एक्ट 1988। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग यूएसए फॉरेन कंट्रीज के एक्सचेंज रेट पॉलिसीज पर अपनी नजर रखता है और रिपोर्ट बनाता है। उसके बाद से दोस्तों यहां पर यूएसए ने फिर से 2015 में एक कानून बनाया, ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ट्रेड एनफोर्समेंट एक्ट 2015। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रावधान रखा गया कि यूएसए प्रेसिडेंट को यह पावर होगी कि वो रिमीडियल एक्शन ले पाएंगे किसी भी करेंसी मैनिपुलेटर कंट्री के खिलाफ। आप सबको दोस्तों बता दूं, यूएसए प्रेसिडेंट किसी भी करेंसी मैनिपुलेटर कंट्री को यूएस गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट खरीदने से प्रोहिबिट कर सकते हैं। अगर वो कंट्री यूएसए की बात नहीं मानेगी करेंसी मैनिपुलेशन को ठीक करने के लिए, तो यहाँ पर यूएसए ऐसा करके ही उसको सिर्फ अपने यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है उससे रोक कर ही उस कंट्री के बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस कर सकता है। अब आपको यह जानना जरूरी है कि यूएसए उस कंट्री को क्या क्या कह सकता है, क्या क्या करने के लिए कह सकता है। तो इसे समझने के लिए आपको
क्राइटेरिया समझना होगा कि कैसे करेंसी मैनिपुलेशन का डिसीजन लिया जाता है। तो अब आप ये समझिए कि यूएसए कैसे करेंसी मैनिपुलेटर डिसाइड करता है। तो इसके लिए यूएसए ने 3 क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है। पहला क्राइटेरिया है दोस्तों, इफ अ कंट्री इंटरवेंस इन करेंसी मार्केट बाय 2% हायर देन इट्स जीडीपी ओवर अ 12 मंथ पीरियड। मतलब दोस्तों ये समझिए कि इंडियन इकोनॉमी इस समय $3 ट्रिलियन की है, तो 3 ट्रिलियन का 2% हो गया $60 बिलियन। तो इंडिया जो है करेंसी मार्केट में $60 बिलियन से ज्यादा का इंटरवेंशन नहीं कर सकता। अगर इंडिया $60 बिलियन से ज्यादा का इंटरवेंशन कर देता है तो फिर ये पहली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी इंडिया को एज अ करेंसी मैनिपुलेटर डिक्लेयर करने की। अब दोस्तों दूसरी कंडीशन देखिए। दूसरी कंडीशन है दोस्तों, एनी कंट्री हैज करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ 2% ऑफ जीडीपी ओवर अ ईयर। अगर किसी भी कंट्री का करंट अकाउंट सरप्लस उसकी जीडीपी से 2% ज्यादा हो जाए तो यहां पर आप उसे करेंसी मैनिपुलेटर मान सकते हैं एज अ यूएसए के अकॉर्डिंग। तो यहां पर देखिए दोस्तों, इंडिया के केस में तो ये कंडीशन फुलफिल होती ही नहीं है, क्योंकि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफी ज्यादा रहता है। 150 से 200 बिलियन डॉलर के बीच का ये जो डेफिसिट है वो रहा ही है। सिर्फ एक समय था कोरोना का टाइम पीरियड, उसी में थोड़ा सा ही एक्चुअल में 0.9% तक ही सिर्फ जो ट्रेड सरप्लस था वो हो पाया था। उसके बाद से दोस्तों खुद यूएसए के साथ ट्रेड प्लस किसी कंट्री का अगर सरप्लस हो जाए तो यहां पर कोई अमाउंट फिक्स नहीं किया गया है। अगर $1 भी ज्यादा हो जाता है तो यूएसए उसको करेंसी मैनिपुलेटर कह सकता है एज पर दिस क्राइटेरिया, बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। अब आप ये पूछेंगे कि यूएसए इन क्राइटेरिया से जान तो जाएगा कि कोई कंट्री करेंसी मैनिपुलेटर है या नहीं, बट फिर यूएसए क्या करेगा? तो यूएसए सिर्फ दोस्तों यहां पर देखिए ये कहेगा कि इसमें जो ट्रेड सरप्लस विद यूएसए है उसको कम किया जाए, यानी उस कंट्री को प्रेशराइज करेगा कि देखिए आप अमेरिका के साथ बिजनेस करके बहुत ज्यादा ट्रेड सरप्लस में है, तो आप इस ट्रेड सरप्लस को कम कीजिए, हमसे और ज्यादा सामान खरीदिए। और जब दोस्तों यहां पर यूएसए अपने एक्सपोर्ट्स उस कंट्री में बढ़ाने की कोशिश करेगा तो फिर उस एक्सपोर्ट के थ्रू जो यूएसए है अपने देश में ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर पाएगा। तो ओवरऑल जो एम्बिशन है यूएसए का इतना सब कुछ करने का वो यही है कि जो कंट्री भी हमसे ज्यादा कमाए उसको करेंसी मैनिपुलेटर का टैग लगा करके मजबूर किया जाए कि वो कंट्री हमसे से ज्यादा सामान खरीद पाए और उस कंट्री में हम अपने ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर अपने देश में जॉब्स क्रिएट कर पाए। और दोस्तों अगर ऐसा वो कंट्री करने के लिए तैयार नहीं होगी तो उस पर डिफरेंट तरीके से प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है। इसके लिए यूएसए काफी सारे नए टैक्टिक्स अकॉर्डिंग टू जो पॉलिटिक्स गेम वो अप्लाई कर सकता है उस कंट्री पर। अब आप लोग पूछेंगे कि क्या ये तीनों क्राइटेरिया में से 1, 2 या तीनों ही पूरी होनी चाहिए करेंसी मैनिपुलेटर डिसाइड करने के लिए? तो दोस्तों ये कोई नहीं बता सकता, ये यूएसए वालों की ही महिमा है कि वो क्या करेंगे। इंडिया को जब करेंसी मैनिपुलेटर डिक्लेयर किया गया था तो एक्सपर्ट्स भी इसी सोच में पड़ गए थे कि यहां पर ये कैसे हो गया। करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो इंडिया का कभी भी 2% जीडीपी का जो होता है उससे ज्यादा एक्चुअल में नहीं जाता। इंडिया जो है हमेशा जो एक्चुअल में जो इंडिया है वो कभी भी 2% जीडीपी से ज्यादा का एक्चुअली में करेंसी मार्केट में इंटरवेंशन नहीं करता। और यूएसए के साथ जो ट्रेड सरप्लस था वो सिर्फ $20 बिलियन का था, जो एक्चुअल में ट्रेड जो इंडिया का पोटेंशियल है उससे ऑलरेडी काफी कम था। तो ये ओवरऑल समझ नहीं पाए एक्सपर्ट्स की आखिर इंडिया को कैसे यूएसए ने करेंसी मैनिपुलेटर डिक्लेयर कर दिया था। वहीं दोस्तों अगर स्विट्जरलैंड को देखा जाए तो स्विट्जरलैंड जो है वो इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर देता है, बट फिर भी यूएसए उस पर कोई एक्शन नहीं लेता, उसको कभी भी करेंसी मैनिपुलेटर नहीं कहता। हाँ पहले भले करेंसी मैनिपुलेटर की लिस्ट में रखा था लेकिन अब उसे निकाल दिया है और सेम ये तीनों क्राइटेरिया आज भी स्विट्जरलैंड फुलफिल करता है, बट येट स्विट्जरलैंड इज नॉट अ करेंसी मैनिपुलेटर। वहीं दोस्तों अगर चाइना को देखा जाए तो चाइना यूएसए का कॉम्पिटिटर है, तो यहां पर
इन तीनों क्राइटेरिया के अलावा एक और क्राइटेरिया यूएसए ने जोड़ दिया है चाइना के केस में कि जो चाइना है अपने डाटा जो है ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म से प्रोवाइड नहीं कराता, इसीलिए वो करेंसी मैनिपुलेटर है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल डिस्कशन इस इशू पर। नाउ लौटते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर है ऑप्शन ए, COP27। इस पर जल्द ही हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाले हैं एंड हियर यू कैन सी इट इन न्यूज़।